अब हम लोग समझने वाले हैं विचारधारा के आधार पर। अभी पहला वाला क्या देखे थे हम लोग कि जनता और शासन के बीच जो है, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, वो हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ कि विचारधारा के आधार पर, यानी कि आइडियोलॉजी के आधार पर, है ना। देखो ये विचारधारा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। विचारधारा, विचारधारा का मतलब होता है कि हमारा सोचने समझने का अपना तरीका, हमारा खुद का ओपिनियन क्या है, हम किसी चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं उसको क्या बोलते हैं, वही तुम्हारा ओपिनियन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आइडियोलॉजी भी कहते हैं और इसी को हम ओपिनियन भी कई सेंस में बोल देते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विचारधारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी व्यक्ति का हो सकता है कि महिलाओं के प्रति जो सोच है वो थोड़ा अलग टाइप से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, स्त्री शिक्षा को लेकर के वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब महिलाओं पर वो रूढ़िवादी कानून वो थोपना चाहता है। कुछ व्यक्ति हो सकता है वो ये सोचता हो कि नहीं, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह उनको जीने का अधिकार है, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, मतलब बिल्कुल इक्वालिटी की बात कह सकता है। तो एक व्यक्ति महिलाओं के प्रति अलग सोच रखता है जबकि दूसरा व्यक्ति अलग सोच रखता है। तो ये चीज़ हमारा क्या है, ये तो इसी को तो कहते हैं विचारधारा। तो लोकतंत्र के बारे में भी, हम डेमोक्रेसी ही पढ़ रहे हैं ना, तो लोकतंत्र के बारे में भी दो तरह की विचारधारा है। जैसे कुछ लोग जो हैं, जो उदारवादी टाइप के जो लोग हैं, उनका लोकतंत्र को अपनाने का तरीका अपना अलग है, वो लोकतंत्र को अलग तरीके से अपनाते हैं। मतलब चाहते तो दोनों, चाहे उदारवादी हो या फिर समाजवादी हो, दोनों ही चाहते हैं कि लोकतंत्र हो, लेकिन ये लोकतंत्र को अलग तरीके से देखते हैं और ये लोकतंत्र को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये उदारवादी और जो समाजवादी है, आखिर ये दो विचारधारा क्या है। पर इसके बेसिक फंडे को देखते हैं, उसके बाद इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ये लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं। समझो, उदारवादी, उदारवाद का मतलब क्या, जो लिबरल लोग हैं, लिबरल का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले की सारी बातों को ऑलरेडी मतलब कि एक्सेप्ट करता है, सुन लेता है, कम से कम विरोध नहीं जताता है। लिबरल लोग क्या होते हैं ना, वो लिबरल लोग व्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं, किसी व्यक्ति को महत्व ज़्यादा देते हैं, उसकी आज़ादी का महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं। जबकि जो समाजवादी लोग होते हैं वो व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्व किसको देता है, समाज। वो कहता है कि समाज का मतलब कि इनका कहना ही है कि आप कोई भी कार्य करो तो अपने समाज के हित के लिए करो, ऐसा कार्य करो जिसमें कि सभी का हित शामिल हो। यहाँ पे कहता है कि समाज तो बाद में है, पहले हम खुद के बारे में सोच लें। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, ये व्यक्ति पहले खुद की बात करता है, समाज की बात बाद में करता है। जबकि समाजवादी क्या बोलता है कि पहले समाज के लिए सोचो फिर अपने लिए सोचो। अंतर समझ में आया। तो ये समाजवादी और उदारवादी का एक मैन्यूट सा बात बता रहे हैं। इनका एक चीज़ और मानना है, इनका मानना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति उतना समझदार होता है कि वो अपना फैसला खुद कर सके। ये कह रहे हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है कि वो अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सके, कि व्यक्ति को बताना नहीं पड़ेगा। जबकि समाजवादी में क्या होता है कि ऐसा निर्णय होगा जो सभी पर लागू होगा। तो समाजवादी में क्या होगा, समाज के द्वारा जो नियम होगा उसके माध्यम से सभी व्यक्ति पर एक जैसा कानून होगा। जबकि इसमें क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि अलग अलग व्यक्ति का जो है सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। सभी व्यक्ति एक ही जैसा में कंफर्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। देख तो घर में ही जो है परिवार के स्तर पर ही सभी लोग, जैसे मान लो कि सबका कमरा अलग अलग होता है, सबका देखना, तुम किसी को अलग बेडशीट पसंद है, किसी को अलग तकिया पसंद है, किसी को अलग तरह का खाना पसंद है, सभी को एक तरह का खाना पसंद आता है। जबकि समाजवादी में क्या है कि तुमको पसंद आए या ना आए, तुम सबको मिलेगा तो एक जैसा मिलेगा। सबके रूम में जो है, जैसे हॉस्पिटल में क्या देखते हो कि जैसे आज मंगलवार है तो इस कलर का चादर सब जगह बिछेगा, शनिवार है तो इस कलर का अलग अलग मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है, समाजवादी चलता है, मतलब सबको बराबरी के हिसाब से सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक लोगों के साथ स्पेसिफिक अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। समझ में आया। तो लिबरल लोग क्या बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव चूंकि अलग होता है और हर एक व्यक्ति विवेकशील होता है, वो अपना फैसला अच्छे से कर सकता है। आप कौन होते उसके जगह पर फैसला करने वाले, उसको स्वतंत्र छोड़ दो, उसको पता है कि सही गलत क्या है। जैसे एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब तक बच्चा छोटा होता है उस पर कौन सा शासन चलता है, समाजवादी टाइप का। माँ बाप जो तय करते हैं वही करना पड़ेगा, माँ बाप के बियॉन्ड तुम नहीं सोच सकते। क्यों? ये माना जाता है कि जब तक बच्चा छोटा है तो उसके पास अपना दिमाग नहीं है, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो देखते उसको छोड़, बोलता है ना बड़ा हो गया, अब इसको क्या समझाना है, अब तो ये खुद इतना समझदार हो चुका है। तो वही वहाँ पर क्या चीज़ नजर आता है,
उदारवादी, अब लोग छोड़, परिवार के स्तर पे भी छोड़ दिया है तुम्हारा खाने पीने का टाइम, तुमको जब उठना है जब सोना है, तुम्हारा अपना जो खाना पीना है वो अपना समझो। और यहाँ पर क्या है, सबके साथ एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे अगर क्लास की बात करें, जैसे कि कुछ बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है और कुछ बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन टीचर का काम क्या है, टीचर का काम ये होना चाहिए कि जो बच्चा कमजोर उस पर ज़्यादा फोकस करना और जो बच्चा अच्छा उस पर थोड़ा कम ध्यान देना। मतलब एक तरह से वो बात कह रहा है संरचनात्मक भेदभाव, जो इस बात को वो भी एक्सेप्ट करता है। कौन? ये भी समाजवादी लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो उदारवादी भी इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को समाजवादियों को कुछ ऐसे विचार हैं जो दोनों सेम टू सेम मानेंगे। जैसे भी देखना तुम, ये उदारवादी लोग क्या बोलते हैं, उदारवादियों का मानना है कि किसी भी देश में जो शासन की जो प्रणाली है वहाँ पे कई सारी पार्टीज होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल हो। जैसे भारत में कई सारे राजनीतिक दल है ना, सब मिलकर के चुनाव जीत लड़ते हैं। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, तृणमूल है, बहुत सारी पार्टी यहाँ पे चलती है, शिवसेना है। यानी कितना होना चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल। ये चाहती है कि मतलब कि ऐसे देश में वहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी का विचारधारा अलग अलग होता है। मान लो एक ही पार्टी रहेगा और एक ही विचारधारा से अगर पूरा देश चलेगा तो फिर खतरा है। फिर खतरा क्या है, अब तुम जैसे मान लो कि जैसे बीजेपी का एग्जाम्पल के तौर पे, बीजेपी का क्या मतलब आइडियोलॉजी, जैसे हिंदुत्व को लेकर के वो ज़्यादा सोचता है, राष्ट्रवाद थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं बहुत दूसरी चीज़ को। उनके लिए राष्ट्रवाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा कि उनके लिए बेरोजगार मतलब कि बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, इस पर वो ज़्यादा बात करते हैं। तो क्या मतलब, देखो जितने भी भारत में जितने भी पार्टी है सबकी अलग अलग विचारधारा है। जैसे कांग्रेस की विचारधारा की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा समाजवादी टाइप का है, वो राष्ट्रवाद को लेकर के उतना एक्टिव नहीं जितना ज़्यादा कि बीजेपी देखने को मिलता है। समझ में आ रहा ना। तो अलग अलग पार्टीज में क्या होता है, उसके कुछ अपने मैनिफेस्टो होती है, वो उस चीज़ पर ज़्यादा चुनाव। जैसे कि कांग्रेस अगर चुनाव जब भी लड़ती है, तुम देखना कि उसके चुनाव में मैनिफेस्टो में कभी भी राम मंदिर का मुद्दा होता है, कभी नहीं होता। जबकि बीजेपी अपने चुनाव के कैंपेन में ही वो राम मंदिर बनवाएंगे ऐसा वो कहा था और वो कर भी दी। तो अलग अलग पार्टियों के लिए मुद्दे भी क्या होते हैं, अलग अलग। और इसीलिए जब कई सारे राजनीतिक दल होंगे तो सभी का विचारधारा क्या होगा, अलग। और ऐसे में देश पर कोई एक ही विचारधारा कभी थोपा जाएगा नहीं। मान लो कि लोग कांग्रेस से में खुश नहीं है, तो अभी लोगों के पास, जैसे कि एक समय 2014 के टाइम की बात करें, जब कांग्रेस से लोग नाराज थे तो कांग्रेस को हटा करके किसको लाया, बीजेपी। आज लोग देख रहे हैं कि बीजेपी से भी लोग नाराज हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर बीजेपी को हटाओ, फिर किसी दूसरे पार्टी को दो मौका। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होने से क्या होता है, देश में तानाशाही नहीं आ पाता है, देश में किसी एक विचारधारा का वहाँ पर जो है गुलामी नहीं दिखता है। बात समझ में आया। तो एक से अधिक राजनीतिक दल होना चाहिए, इस बात पे दोनों सहमत हैं। हाँ भाई, समाजवादी लोग भी क्या बोलते हैं, जैसे समाजवाद में नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो थे, ये सारे विचारधारा कौन थे, समाजवाद के समर्थक हैं। तो इनका मानना कि हाँ सही बात है कि दोनों तरफ जो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एडल्ट को वोटिंग राइट। जो लोग वयस्क है, जो 18 से ऊपर हो गए उनको वोटिंग राइट मिलने चाहिए। इस बात पर ये भी सहमत रखते हैं कि हाँ सही बात है। ये भी बोलेंगे कि हाँ सहमति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। माना जाता है कि 18 साल से जो ऊपर जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है निश्चित अंतराल के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। मतलब क्या, हर एक, जैसे भारत में अक्सर हर एक 5-5 साल पे चुनाव होता है, यानी कि हर एक अच्छा मतलब एक टाइम गैप के बाद क्या होना चाहिए, चुनाव कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सही व्यक्ति जो कैंडिडेट के डिजर्व करता है वही बनेगा, अब बाकी जो डिजर्व नहीं करता है उसका सरकार नहीं बनेगा। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है। चुनाव कैसे होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगला क्या है, अच्छा ये बात तो ये भी बोलेगा ना समाजवादी लोग भी। उसके बाद बोलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ, यानी क्या, गरिमापूर्ण जीवन। जैसे गरिमापूर्ण जीवन में क्या होता है, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं पर जाकर के बसने की आज़ादी, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ चाहता है ना, कि ये चाहता है, उदारवादी चाहते हैं एक मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ बहुत जरूरी, जैसे गरिमापूर्ण जीवन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है, एक ऐसा देश में तो होना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो ये बात तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद फ्री मीडिया। फ्री मीडिया का मतलब क्या, कि मीडिया पर सरकार का ज़्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मीडिया का काम क्या है, सच्चाई को दिखाना। मीडिया का काम क्या है,
सच को दिखाना। और अगर सरकार का उस पर नियंत्रण होगा तो क्या सरकार की कमियों को वो दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इस बात को तो ये तो कुछ ज़्यादा ही फोर्स करता है। बिल्कुल फ्री मीडिया होना चाहिए। समाजवादी क्या बोलता है? समाजवादी कहता है फ्री मीडिया तो होना चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ऐसा ना कि मीडिया मनमाने तौर पे जो चाहे वो बोल सके। हालांकि रिस्ट्रिक्शन ये भी लगाता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या? उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध कि मीडिया हो, पर ऐसा ना हो कि सरकार के बारे में बहुत सारा चीज़ उटपटांग तुम बोल दो। बोलना है, किसी की आलोचना करना, लेकिन तरीके से। ये थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शन लगाता और ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसको समाजवादी लोग हैं, इसको सरकार का बड़ी चिंता रहता है यहाँ पे, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। उसके बाद देखो प्रेशर ग्रुप। अब ये स्वयं सहायता समूह जो होता है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप तो मतलब दबाव समूह जो होता है, जैसे कि दबाव समूह बहुत ज़रूरी है। इसमें कैसे देखो, दबाव समूह इसलिए जब सरकार जब कोई भी पॉलिसीज बनाती है तो तुम देखना बड़े बड़े कंपनियों को ध्यान में रखती है। अब ये प्रेशर ग्रुप सिर्फ कंपनी ही नहीं होगी, कई सारे संगठन भी होते हैं। जैसे ऐसे कई सारे हो सकता है, जैसे कि भारत में कई सारे जो प्राइवेट संगठन भी है, जैसे आंगनबाड़ी लोगों का जो अपना अपना संगठन होता है, महिलाओं का अपना संगठन है, दलितों का अपना संगठन है, विद्यार्थियों का अपना संगठन है। तो ये सारे संगठन मिलकर के क्या करते हैं? अपनी ये सारे संगठन मिलकर क्या करते हैं? वो अपनी डिमांड रखते हैं। वो अपना डिमांड क्या, सरकार से वो अपना डिमांड करते हैं कि हमको सरकार हमको ये सारे अपने को मतलब कि वो अपना हक के लिए लड़ते हैं। तो जब तक ये लोग नहीं होंगे सरकार पे दबाव पड़ेगा? सरकार मजदूर के बारे में सोचेगा? सरकार विद्यार्थी के बारे में सोचेगा? नहीं। तो प्रेशर ग्रुप का होना बहुत, यानी कि ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है? सरकार पर दबाव डालती है, क्योंकि सरकार मनमाने तरीके से काम ना करे, सरकार सभी का ध्यान रखे। ये समझ में आया? यानी कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फ्री जुडिशरी। न्यायपालिका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वतंत्र, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कौन? न्यायपालिका। तभी तो सबको फैसला सुनाएगा, क्योंकि इसी का काम क्या है? इसी जुडिशरी का काम क्या है? संविधान की सुरक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना, देश में कोई सारा चीज़ अच्छे से चले। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर होता है ना, जस्ट लाइक ये भी वही अंपायर है ना। वो विपक्षी टीम का है ना वो इस टीम का है। जैसे दो टीम क्रिकेट मैच खेलती है, अंपायर किसी एक टीम का होता है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। तो जस्ट लाइक ये देश के लिए क्या है? अंपायर है। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। बात समझ में आया? उसके बाद राजनीतिक पद, जो किसी राजनीतिक पद की बात करें या फिर कोई अधिकारी तंजन की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, वहाँ भी क्या होना चाहिए? देखो, वहाँ भी फ्री कंपटीशन होना चाहिए। ओपन कंपटीशन या फ्री कंपटीशन जिसको कहते हैं, फ्री से ज़्यादा बेहतर होगा ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन का मतलब क्या होता है? खुला प्रतियोगिता। जो भी चाहे राजनीतिक पद, जो भी नेता बनना चाहे, आराम से नेता बन सकते हो। आओ भाई, चुनाव लड़ो, जीतो, कोई मना करेगा किसी को? उसके बाद अगर कोई अधिकारी तंत्र में जाना चाहता हो, जैसे कोई IAS IPS बनना चाहता हो, उसको भी फ्री है। UPSC का फॉर्म भरो, आप एग्जाम क्लियर करो, आपका हो जाएगा। यानी क्या है? ओपन कंपटीशन में खुला प्रतियोगिता होना चाहिए। हाँ, जिसमें दम है वो बनेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ये भी चीज़ अच्छी बात है। अभी हालांकि नेताओं की भी योग्यता की बात कर रहा है कि आपका जो डिग्री है उस पर भी अभी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग नेता बनते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो कहने का मतलब है कि योग्यता के आधार पर, खास करके ब्यूरोक्रेसी में तो ये चीज़ दिखता है कि जो लोग योग्य होते हैं वही लोग ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, वही लोग अधिकारी बनते हैं। नेता में ऐसा होता है कि आमतौर पे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, लेकिन उसका जन समर्थन इतना ज़्यादा होता है कि वो नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं अपने क्षेत्र के, या फिर सांसद बन जाते हैं अपने लोकप्रियता के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या देते हैं? इनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ना अधिकारी तंत्र को मिलना चाहिए, ना फिर राजनीतिक पद को। मतलब विशेषाधिकार का मतलब क्या? कि तुम सांसद के बेटे हो और इस वजह से तुमको सांसद बनाया जाए, ये अपने आप में क्या है? ये तो विशेषाधिकार हो गया ना। जैसे कि मान लो कोई IAS का बेटा ही IAS बने, ये भी अपने आप में क्या है? तो गलत है। तो किसी भी प्रकार का प्रिविलेज की जो बात करते हैं, जो विशेषाधिकार, जो प्रिविलेज की बात करते हैं, वो भी नहीं मिलना चाहिए। ओपन कंपटीशन तो क्या का विशेषाधिकार? किसी एक ही पार्टी का लोग क्यों बनेगा? जैसे अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की में, तो कांग्रेस में क्या होने लगा कि कांग्रेस में जो वंशवाद का जो समस्या है वो तो दिक्कत, ये तो क्रिएट कर रहा है दिक्कत। वो वंशवाद क्या कर रहा है? प्रिविलेज को प्रमोट कर रहा है, जो कि क्या अपने आप में गलत है। और अगर इधर की बात करें तो ये क्या बोलता है? समाजवादी लोग तो क्या बोलते हैं? अब देखो, समाजवादी लोग जो है आर्थिक समानता लाना चाहता है। आर्थिक समानता मतलब क्या? सभी के पास पैसे से जो संपत्ति का मामला क्या होना चाहिए? बिल्कुल समान होना चाहिए, बराबर। सबकी आर्थिक स्थिति समाज में कैसा होना चाहिए? लगभग एक जैसा, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब।
तो यानी कि गरीब और अमीर के बीच गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आर्थिक रूप से सभी लोग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आर्थिक रूप से समान कैसे लाना चाहिए, तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। कैसे लाएगा, लोकतंत्र के माध्यम से, सभी को मौका दे करके। अच्छा, अब मार्क्सवादी लोग क्या बोलते हैं कि समाज में समानता अगर लाना चाहते हो तो अमीरों को मारो और गरीबों को दो, मतलब अमीरों से लूटो और गरीबों में बांटो। और उसके लिए अगर किसी का हिंसा करना हो, हिंसक क्रांति करना हो, तो करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, मार दो, अमीर लोगों को मारो, मार दो। क्योंकि ये अमीर लोगों की वजह से समानता नहीं आता है। अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सीधा मारो। कार्ल मार्क्स अगर होता ना, वो उनके हिसाब से समानता कैसे होगा, हिंसक क्रांति के माध्यम से। जबकि जो समाजवादी लोग हैं वो क्या बोलेगा, नहीं भैया हिंसक क्रांति हम नहीं करेंगे, ये गलत बात है, हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हिंसा नहीं करना चाहेगा। वो क्या बोलेगा, लोकतंत्र के माध्यम से होगा, सभी को बराबर योग्यता के आधार पर मौका, जिसमें दम वो आगे बढ़ो। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद ये अर्थव्यवस्था के बारे में देखो। अब जब ये समाजवादी लोकतंत्र होगा तो वहां का अर्थव्यवस्था देखो कैसा होगा, उस देश की इकोनॉमी देखो कैसा होगा। सबसे पहले उस देश में जो टैक्स जो लगाया जाएगा, टैक्स बिना टैक्स का तो सरकार का खजाना नहीं बढ़ेगा, सरकार तो टैक्स लगाएगी ना। टैक्स कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि लोगों का आय जैसे जैसे बढ़ेगा टैक्स का रेट भी क्या हो जाए, बढ़ेगा। तुम अगर कल तक 10 रुपये कमाते थे तो टैक्स कम था, अब 20 रुपये कमाओगे तुमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 100 रुपये कमाओगे तो और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कराधान, याद रहेगा ना। इसी का उल्टा होता है प्रगतिशील का होता है प्रतिगामी होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम घटेगा टैक्स का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, ऐसे नॉर्मली समझने के लिए खाली बता रहे हैं। जैसे कभी कभी देखते हो कि जब कोई सामान तुम जैसे 1 kg 2 kg 5 kg खरीदते हो तो क्या होता है, कम कॉस्ट पड़ता है। और जब तुम क्या करते हो, जब तुम कोई चीज़ कम खरीदते हो उस पर क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। जैसे शैम्पू का छोटा पुड़िया खरीदो वो महंगा पड़ जाता है, और जब बड़ा डब्बा लेंगे तो क्या होगा, कम। यानी कि जब दाम जब मतलब क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो तो रेट कम लगता है, और जब तुम्हारा क्वांटिटी कम लेते हो तो रेट ज़्यादा। ये है प्रतिगामी, ये इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। और अगर प्रगतिशील के हिसाब से देखोगे तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। मतलब 100 ग्राम लोगे तो कम रेट पड़ेगा, 1 kg लोगे तो ज़्यादा पड़ जाएगा। मतलब उस टाइप का, ऐसे मजाक की बात हम कह रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है। इसको समझने के बस इतना समझो कि जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा टैक्स का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं, समाजवादी लोग क्या बोलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। अभी देश में देखो बेरोजगारी की समस्या कितना ज़्यादा है, तो ऐसे में ये चिंता की बात है। अगर आप सोचो, अगर कोई सरकार किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाता है तो उसके बदले उसको क्या देना पड़ेगा, रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, उसको रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा अभी जैसे मान लो, जैसे रोजगार की गारंटी स्कीम के तहत जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी जो स्कीम है उसमें क्या बोलती है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको हम इतना दिन का रोजगार देंगे। तो देखो ये समाजवादी सरकार का ही तो पहचान है कि जो हमारे देश में मनरेगा जैसे प्रोग्राम जो चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की गारंटी को लेकर के सरकार थोड़ा सजग है। सरकार चाहती है कि रोजगार मिले, हालांकि मनरेगा से तो काम चलेगा नहीं, वो तो लेबर क्लास का चीज़ है। अब जो व्यक्ति सोचो बीटेक करके वो थोड़ी पकौड़ा तलने जाएगा, वो थोड़ी जाएगा कि नाला जो है साफ सफाई करने के लिए गांव में मनरेगा के तहत काम करने के लिए। सरकार रोजगार देती है लेकिन किस स्तर का, जो श्रम, जो शारीरिक श्रम के आधार पर जो काम होता है ना, लेबर क्लास का जो काम होता है वो मिलता है। चलो ठीक है, अगर कहता है कि रोजगार नहीं दे पाएंगे आपको हम रोजगार भत्ता देंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है कि उत्पादन पे, यानी उस देश में जितना भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, जो भी चीज़ का उत्पादन होता हो, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, पब्लिक ऑनरशिप, मतलब उस पर अधिकार जनता का होना चाहिए। जबकि ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा निजी व्यक्ति का, कंपनी, उसका अधिकार होगा ना। बोलेगा इसमें क्या बोलेगा, नहीं, बोलेगा ये कंपनी किसका है, सब, यानी कि दसगर्दा टाइप का है, सबका होगा। जो होगा, अगर कंपनी फायदा में होगा तो सभी को फायदा होगा, नुकसान होगा तो सभी को नुकसान। जैसे भारत में जितनी भी सरकारी कंपनी है उस पर किसका कंट्रोल है, हम लोग का। पब्लिक कंपनी इसको कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं उसको क्या। अच्छा, पब्लिक कंपनी में किसका अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में किसका होता है, किसी निजी व्यक्ति का। समझ में आया। तो ये कहता है कि उत्पादन पर पब्लिक ऑनरशिप होना चाहिए, और ये क्या बोलेगा, उत्पादन पर प्राइवेट यानी कि निजी व्यक्ति का प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए। उसके बाद देखो ये कहते हैं कि भूमि और उद्योग, जितना भी इस देश में जितना भी भूमि होगा और या फिर इस देश में जितना भी उद्योग लगेगा
वो सभी का क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होना चाहिए। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या, अब वो चीज़, वो जो पूरा ज़मीन और वो जो पूरा इंडस्ट्री है वो किसका है, पूरे देश का है। जस्ट लाइक यही बात हो गया, पब्लिक ओनरशिप की बात हो गया। जब इंदिरा गांधी भी जो कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसमें क्या हुआ था, अब वो बैंक पर किसका कंट्रोल हो गया, पब्लिक का हो गया। समझ में आ रहा है ना, यानी कि वो पब्लिक जो है, मतलब कहने का मतलब अभी प्राइवेट कंपनी की तुलना में सरकारी कंपनी यहाँ पर ज़्यादा दिखेगी। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि अब वो कंपनी सरकारी हो चुका है प्राइवेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं। अच्छा, निजी, यहाँ तो निजी संपत्ति को खुल के कहता है कि हाँ भाई मेरा संपत्ति हम अपने से कमाए हैं, क्यों नहीं रखेंगे। ये लोग बोलेंगे कि हम अपने मेहनत से किए हैं, अपने दम से किए हैं, तो हम तो रखेंगे। ये क्या बोलेगा कि रख सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत, सब नहीं। इसमें निजी संपत्ति रख सकते हो लेकिन कितना, थोड़ा बहुत। कितना, थोड़ा बहुत। और इसमें पूरा का पूरा आप ही का है। जैसे सिंगापुर में जितनी भी सारी कंपनियां हैं वहां पे सरकार को टैक्स नहीं देती है। मजेदार बात सोचो, वहां पर सरकार, वहां पर कंपनी जितनी भी कमाती है सब वो खुद रख लेता अपने पास। जबकि भारत में जब भी कोई कंपनी कारोबार करेगी तो सरकार को क्या देना पड़ता है, टैक्स। यानी कि सारा का सारा पैसा जो लाभ आप कमाए हो सब अपने पास नहीं रख सकते हो, उसका कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, सरकार को। तो इसी को क्या बोलते हैं, निजी संपत्ति पूरा नहीं रख सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत, मतलब कि थोड़ा बहुत रख सकते हो, इसमें तो पूरा रख लो खुद ही। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देख लो, ये तो अर्थव्यवस्था का ये जो चारों पॉइंट बताए थे। अब अगला पॉइंट क्या है कि इसमें सरकार कैसा होता है, लोक कल्याणकारी। कैसा होता है, लोक कल्याणकारी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर सरकार सभी के जन कल्याण के लिए सोचते हैं, सभी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। यहाँ पर सरकार किस भूमिका में है कि हमको सभी का, यहाँ पर सरकार मालिक बन के नहीं बैठा है, यहाँ पे सभी को बराबरी करने, मतलब यहाँ पे सभी लोगों का कल्याण करने के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो सरकार उसको क्या करेगी, मदद। यहाँ पे सरकार सभी गरीब लोगों को ध्यान रखती है। यहाँ पर सरकार के शासन करने का तरीका क्या है, लोगों का वेलफेयर जिसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट। और अगला पॉइंट क्या है, संरक्षणात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है, संरक्षणात्मक भेदभाव का मतलब होता है कि जो व्यक्ति गरीब है उसको ज़्यादा ध्यान दो और जो व्यक्ति अमीर है उसको कम फोकस करो। जैसे भारत में आरक्षण क्या है कि जो लोग, जो जिसको कि पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, जो दलित हैं यहाँ पे, उसको हम लोग ज़्यादा मौका देते हैं, और जो लोग अगड़ा है, जो जनरल कास्ट में है, उसको कम मौका देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, भेदभाव करेंगे लेकिन कैसा, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी छोटे व्यक्ति को बढ़ाने के लिए पुश करते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति मान लो किसी परिवार का ही 2 बच्चा है, मान लो एक बच्चा बीमार है और दूसरा बच्चा ठीक है। अच्छा, डेली दोनों को 1-1 गिलास दूध मिलता था रात में पीने के लिए, लेकिन जब दूसरा बच्चा जब बीमार पड़ जाएगा तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले वाला बच्चा जो स्वस्थ था उसके हिस्से का दूध को कट करके इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दे देंगे, क्योंकि ज़रूरी किसको है, जो भी बीमार है उसको दूध ज़्यादा। अच्छा, ये तो कहेगा हाँ भेदभाव करते हैं, बिल्कुल हाँ भेदभाव करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है कि अगर कोई बच्चा मान लो कि अभी बुखार है, उसको लगा है, तबीयत खराब है, तो उसको हम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि उसको चूँकि इसको ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसको ज़्यादा ज़रूरी है उसका कट कर सकते हैं। तो भारत में तो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे जितनी भी सारी योजनाएं जो जैसे कि BPL है, APL है, मतलब कई सारे जो स्कीम वगैरह जो गरीब लोगों को जो सरकार अनाज वगैरह जो बांटती है, फ्री में बांटती है या फिर कम पैसे लेकर के जो बांटती है, वो क्यों बांटती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो सक्षम नहीं है परचेज करने के लिए, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो ऐसे में सरकार मदद देती है। सरकार तुम देखना बहुत सारे सब्सिडीज देती है, सरकार खाद पे सब्सिडीज देती है। मार्केट में जब खाद खरीदने जाओगे उस बोरे का असल कीमत लगभग 700 से 800 रुपये होता है, लेकिन सरकार को पता है कि इतना महंगा कोई किसान हमारा खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि किसान की परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे में क्या बोलती है सरकार, बोलती है चलो ठीक है 300-400 रुपया हम दिए, अब बाकी 400 रुपया तुम लगा लो। यानी कि उसका रेट क्या कर दिया सरकार, जब उस पर जो 400 रुपया दे दिया तो उसका कीमत कितना हो गया, आधा हो गया। अब लोगों को दिक्कत होगा, तो ये भी अपने आप में क्या है, संरचनात्मक भेदभाव है ना। तो पूरा मैटर समझ में आया। तो ये था हमारा क्या, उदारवाद या उदारवादी या उदार लोकतंत्र या फिर समाजवादी लोकतंत्र। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, दल के आधार पर, एक दल, द्विदल, बहुदल के आधार पर। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का हम लोग इतना ही रहने देते हैं।